ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे पाकिस्तान की। जंग मिडिल ईस्ट में छिड़ी है और पाकिस्तान को एक और ऑपरेशन सिंदूर का भय सता रहा है। पूरे पाकिस्तान में दहशत का आलम है। इसी दहशत में पाकिस्तानी नेता भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व राजदूत अब्दुल बासित के बाद अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर हमले की गीदड़ भभकी दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत इस बार कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो वो कोलकाता पर अटैक कर देंगे। मौजूदा पाकिस्तान तेल संकट की वजह से गधा गाड़ी पर उतर आया है। पाकिस्तान में गधा गाड़ी के इस्तेमाल के फायदे बताए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ख्वाबों ख्यालों में ही जी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की मार को ख्वाजा आसिफ भूल नहीं पा रहा है। तो आपने सुन लिया, ये पाकिस्तान है जो गीदड़ भभकी दे रहा है। इतनी मार पड़ने के बावजूद भी पाकिस्तान सुधरता नहीं है। और जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, ये वो सपना है जो सिर्फ दिन के उजाले में ख्वाजा आसिफ देखते तो हैं, लेकिन इसे कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। अब पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि फिलहाल तो वहां खाने के लाले पड़े हुए हैं, तेल का संकट है। मिडिल ईस्ट की इस जंग की वजह से पाकिस्तान भूखे मर रहा है। वहां पर गधा गाड़ी के फायदे क्या हैं ये बताया जा रहा है, लेकिन जबान पर देखिए कैसे बड़े बड़े बोल हैं। ये बड़बोलापन हर्षवर्धन जी भारी तो नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के लिए इन सब के अलावा कोई और रास्ता है क्या? पाकिस्तान जिस तरह की बात करता है, पाकिस्तान बार बार भारत से पिटता है। पाकिस्तान के पास उसका अपना कोई मॉडल नहीं रह गया। उसका मॉडल है तो टेररिज्म का मॉडल है, उसका मॉडल है तो दुनिया भर से वो चंदा लेकर, एक तरह से कहें कि भीख मांगकर वो चलता है। तो मुझे लगता है कि उसकी बात को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और जब वो कहते हैं कि हमारा टारगेट कोलकाता हो सकता है, तो जरा ये भी समझिए ना कि अभी वो बांग्लादेश में उन्होंने जो कोशिश की वो असफल हो गई। जो अमेरिका के सहयोग से जो वहां पर जो एक तख्ता पलट किया गया था, और अभी जो चुनाव के बाद तारिक रहमान आ गए हैं, तो उनकी वो कोशिश असफल हो गई। तो एक तरह से कहें कि उस फियर को नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के सामने आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनकी ये सब कोई भी रणनीति किसी तरह से जमीन पर उतरने वाली है। उनको डर लगा रहता है कि कहीं एक जहाज आए और अचानक कोई बम गिराकर चला जाए, उनके कुछ और टेररिस्ट कैंप तबाह हो जाए। वो उस डर से इस तरह की बातें करते हैं। और असीम मुनीर की तो पूरी दुकान ही इसी पे चल रही है। बड़ी बड़ी बातें करना, जनता को खाने के लिए कुछ नहीं देना, तेल नहीं देना, लेकिन बड़ी बड़ी बातों में इसका एहसास जरूर कराना कि हम भारत के खिलाफ कुछ करेंगे, लेकिन कर कुछ पाते नहीं है। फिर झूठे सबूत दिखाते हैं और फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें समीर जी करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस समय गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत है, जिस तरीके से कीमतें लगातार वहाँ बढ़ा रहे। कल ही शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से कहा कि भाई हमने कीमतें बढ़ाना हमारी मजबूरी, और 50-50, 60-60 रुपये आप बढ़ा रहे हो। वहाँ पर खाने के लिए लोगों को अब अन्न उपलब्ध नहीं है, लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं है, घोड़ा गाड़ी पर लोग आ गए। उस देश में गोबर पे ऊपर टैक्स लगाने के लिए सरकार तैयारी दिखा दे। जहाँ के मुख्यमंत्री भाई ढक्कन जो लगते हैं सीवर के ऊपर उसको गिने कि भाई इसको रात को मैं गिनती करती हूँ, वह देश किस हालत में चला गया। और अभी तो पाकिस्तान बहुत बड़बोला बन रहा था कि भाई 3 देशों के विदेश मंत्री आ गए, हम उनसे बातचीत करेंगे, हम युद्ध रुकवाने की बड़ी भूमिका निभाएंगे। न ईरान ने आपको घास डाली, न अमेरिका ने आपको कोई सम्मान दिया, न इसराइल ने आपको अपने सामने खड़ा किया। उसके बाद अब आप जो इस तरीके से बयान दे रहे हो, बेसिकली यह पाकिस्तान की आवाम की जनता की जो नाराजगी है उसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से बयान दिया जा रहा है कि जिससे पाकिस्तान की आवाम की जनता को यह लगे कि भारत हमला करने वाला है। वो भारत हमला करेगा तो हम कलकत्ता में घुसकर उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो अपनी जनता को बताकर अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की हालत कैसी, मतलब अब वहाँ के प्रधानमंत्री के पैर फिसल के धड़ाम से गिर रहे हैं। जो देश आसिम मुनीर विदेश जाते हैं तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तमाम तरीके से बेइज्जती देख रहा है। पूछते हैं, उनका आई कार्ड मांगते हैं। Who are you? बिल्कुल, तमाम देशों के आपके वीजा बैन कर दिए गए। आपके दुबई ने अभी आपका वीजा बैन कर दिया पूरी तरीके से। तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान जिस स्टेज पे चला गया, तो अब उनको लग रहा है कि किसी ना तरीके से हमें सर्वाइव करना है, जनता का ध्यान भटकाना है। तो भारत के ऊपर एक आरोप लगा दो कि भारत हमला करने वाला है, छुपकर हमला करेगा तो हम कलकत्ता पर हमला कर देंगे। यह सिर्फ एक बयान, मेरे से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उनको अभी ऑपरेशन सिंदूर का डर अभी भी उनके अंदर है। पता है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने इनके घर में घुसकर पिटाई की थी। उनकी हर मुश्किल का हल भारत है। अब पता है जनता नाराज है, जनता को खाने को नहीं मिल रहा है, तो भारत की तरफ ध्यान भटका दो, भारत की बात कर दो, हमले का जिक्र कर दो, तो जनता इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगी। लेकिन क्या एक और ऑपरेशन सिंदूर अब पाकिस्तान चाहता है राहुल जी? पर कोलकाता क्यों, समझ नहीं आया। नहीं, मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई
आप बैंगलोर सपोज, इससे पहले दिल्ली मुंबई की बात कर चुके हैं। दिल्ली है पॉलिटिकल हब है, तो क्यों भाई कोलकाता क्यों, भी समझ नहीं आया कुछ, मतलब इतनी दूर क्यों मारना चाहते हैं अगर मारना चाहते हैं। देखिए अभी राजनाथ सिंह जी ने उन्हें समझाया था कि अगर कोई मिस एडवेंचर करेंगे तो हम जो है इस तरह का जवाब देंगे, सोच भी नहीं सकते हैं। अभी हमारे नेवी चीफ ने कहा था अभी हम मारते मारते तुम्हारे को बच गए, अगर वो होता तो क्या हाल होता पाकिस्तान का। तो देखिए अभी पहले यूएई का कर्जा चुका लो, अभी सऊदी अरेबिया का कर्जा चुका लो, पहले अफगानिस्तान से निपट लो, पहले अफगानिस्तान से निपट लो, वहाँ बलूचिस्तान के लड़ाकों से निपट लो, थोड़ा निपट लो, उसके बाद भारत की चिंता करिएगा, तब आएगी भारत की बात। भारत से तो आपने पिटना ही है, और भारत जैसा मारता है आपको वो तो खैर पाकिस्तान देखता ही है, उसका दर्द भूलता नहीं है, इसलिए बार बार क्रिकेट में ही पीटता है, उन जख्मों को बार बार कुरेदता रहता है पाकिस्तान। खैर पाकिस्तान कंगाल देश है तो सारी दुनिया जानती है। आर्थिक मदद के लिए शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने इस बार अपनी जनता की ऐसी हालत कर दी है कि वो गधा गाड़ी पर उतर आई है। तस्वीर देखिए पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने एक झटके में पेट्रोल के दाम 43% बढ़ा दिए, डीजल 55% महंगा कर दिया। लोगों के पास अब मोटर गाड़ी छोड़कर गधा गाड़ी की सवारी करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है। अब ये पाकिस्तान की हालत है। समीर जी, आप गधों की पर्सनालिटी देखकर, उनकी सेहत देखकर कुछ कमेंट कर रहे थे। बिल्कुल, मतलब इतने मरियल गधे बेचारे इतने कमजोर है कि उनको खाने को नहीं है, उसके ऊपर 15-15 लोग जा रहे हैं, मतलब रहम भी नहीं कर रहे हैं गधे के ऊपर। और अगर वहाँ पे से गधा गाड़ी चलने लगेगी तो वहाँ की सरकार गधा टैक्स भी लगा देगी कि आप गधे को इस्तेमाल कर रहे हो उस पर। जब पाकिस्तान की जनता ये कहे कि भाई पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, अब हम कंडे बना के गोबर से कंडे बनाएंगे और उससे हम अपना गैस जलाएंगे, तो आप गोबर टैक्स लगाने की बात कर रहे हो। तो ये पाकिस्तान की हालत है कि वहाँ पर आप किस तरीके से देश को लेके जा रहे हो। तो कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बोल रहे थे कि भाई हम ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे, पाषाण युग में, तो यहाँ की सरकार ने तो वैसे ही पाषाण स्टोन एज में पहुंचाने की तैयारी कर ली है कि आप उसको उस युग में लेके जाने की तैयारी कर रहे हो। ये जनता को देख के तरस आता है, और जनता भी इतनी लाचार है। भैया आप सड़कों पे उतरो, कब तक आप अपने ऐसे हुक्मरानों को सुनते रहो जो आपको लूट रहे और खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते। अभी आप इनके मुख्यमंत्री ने, नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने 10 अरब रुपए का प्लेन खरीदा था। कैसे आप पैसे इतना खर्च कर रहे हो? शाही शादी की थी, करोड़ों अरबों रुपए कर रहे हो। कहने के लिए आपने दिखा दिया कि हम 6 महीने, आपके नवाज शरीफ ने कह दिया कि 6 महीने हमारे मंत्री सैलरी नहीं लेंगे, लेकिन आपके पास अरबों खरबों रुपया जनता का लूटा हुआ, आप गरीबों को 2 रोटी नसीब नहीं कर पा रहे हो, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आज अफगानिस्तान से लड़के आपका सारा वहां से जो आता था सब्जी भाजी वो बंद हो गया, भारत से आपके लड़के आपका पानी बंद हो गया है वहां पर, तो कैसे सर्वाइव करेगा? और उसके बाद भी आप भारत को आंखें दिखाने की हिम्मत करते हो। मतलब इनकी बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी कितने पिटने के बाद। और अफगानिस्तान से तो रोज पिटते हैं, वो तो हर्षवर्धन जी बताते हैं कि वो बंदूक पे उनकी पैंट टांग के वो जो लेके जाते थे वो सब दुनिया ने देखा। उसके बाद अगर पाकिस्तान इतनी बोलने की हिम्मत भी कर पा रहे हैं। थोड़ा सा डेटा आया है, पेट्रोल 458 रुपए, डीजल 520 रुपए, प्याज 350 रुपए, अदरक 700 रुपए, जो है दाल 450 रुपए, दूध 220 रुपए, दवाएं जो हैं वो 500% बढ़ चुकी हैं। तो पहले ये सब समझाएंगे, निपटा लो, फिर देखेंगे। अब देखिए इस बार बेशर्मी से पाकिस्तान कहता क्या है, मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान में अब कर्ज लेने के लिए कोई नहीं बचा, क्योंकि जो कर्ज ले रही है वो सरकार ले रही है। आम लोगों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार ने कुछ छोड़ा ही नहीं। पाकिस्तान के फैक्ट्री कारखाने बंद पड़े हैं, एक्सपोर्ट ठप हो गए हैं। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी ने बताया कि नौबत यहां तक आ गई है कि पाकिस्तान को अब अपना वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कितना सोचेगा पाकिस्तान, और सोचकर हर्षवर्धन जी हासिल क्या कर लेगा? जनता को खिलाने के लिए कुछ है नहीं, कटोरा हमेशा हाथ में रहता है पाकिस्तान के। देखिए पाकिस्तान के जिस संकट की ओर नजम सेठी इशारा कर रहे हैं वो सामान्य नहीं है। वहां पर कर्ज लेने के लिए कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज खत्म हो चुकी हैं। और वो बड़ा स्वाभाविक सा है, जब एमएल्स में वहां तेल बिकने लगेगा, पेट्रोल डीजल, जब वहां पेट्रोल डीजल के लिए बड़ी गाड़ियां तो वैसे भी नहीं चलती थी। दुनिया का अकेला देश होगा, और पता नहीं अफ्रीका के किसी बहुत गरीब देश में तो बात अलग है, लेकिन वहां अभी भी 100 सीसी के नीचे की मोटरसाइकिल बिकती है, जब दुनिया भर में बढ़ गई। उनको भी तेल नहीं मिल पा रहा है, तो आप जरा सोचिए, अगर उनको तेल नहीं मिल पा रहा है तो इंडस्ट्री का क्या हाल होगा। और अगर इंडस्ट्रीज को तेल नहीं मिल पा रहा है, जो वैसे ही पाकिस्तान में औद्योगिक बहुत खराब स्थिति है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो सामान्य गतिविधि चलती थी वो पूरी तरह से ठप हो गई।
और अगर ये ठप हो गई तो क्या पाकिस्तान सिर्फ इसका कर्जा उसके ऊपर, जो बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड सिस्टम में करते हैं ना कि एक कार्ड से लिया दूसरे कार्ड का भरा, तो क्या पाकिस्तान अब उस साइकिल में फंस गया है? और ये सचमुच खतरनाक होगा, क्योंकि देखिए उनके पास कोई इंडस्ट्री है नहीं, उन्होंने जो कोशिश की चाइना की मदद से, अमेरिका की मदद से या दूसरा, वो कोई भी काम नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब उस मुहाने पर खड़ा हो गया है जहां किसी दिन IMF या दुनिया के जो कर्ज देने वाले जो संस्थाएं या देश हैं वो कहेंगे कि भाई तुम्हारी बोली लगाते हैं, ऑक्शन करते हैं, नीलामी करते हैं, कोई आके लेने की स्थिति में ले, लेकिन फिर संकट खड़ा हो जाएगा। लेगा कौन? आतंकवादियों के साथ कौन इस कर्जे को लेगा? वरना तो उस कंगले कर्जदार मुल्क को लेने के लिए बहुत से लोग आ जाएंगे। ठेके पे चलाने के लिए लेना चाहिए पाकिस्तान को। भारत सुधार देगा 10 साल में, सुधर जाएंगे, मोदी जी सुधार देंगे। लोग नहीं सुधरेंगे, पाकिस्तान को सुधार देगा, सारे आतंकी भाग जाएंगे। वो विकास के असली मसला तो वही है ना कि उन आतंकवादियों को पहले सुधारना पड़ेगा। अच्छा चलिए देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त हाल बेहाल हो चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना कैसे अपने लोगों को मूर्ख बना रही है, यह पाकिस्तान के चैनलों पर पोल खुल रही है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि एक ही झटके में उसके 20 जहाजों को हॉर्मूज से निकलने की अनुमति मिली है। ईरान ने उसे रास्ता दिया है। पाकिस्तान के डिप्टी PM ने खुद ये दावा किया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, बड़बोला बयान दिया था। लेकिन सच्चाई यह है कि मिडिल ईस्ट जंग के बीच सिर्फ 2 शिप ही पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान सरकार के लोग टीवी पर बैठकर लाइव कबूल कर रहे हैं कि 20 जहाज का निकलना गलत था, सिर्फ 2 जहाज ही पाकिस्तान आए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान सरकार अपनी जनता को कितना बेवकूफ समझ रही है और किस हद तक बेवकूफ बना सकती है। जिन जहाजों का आप तस्करा कर रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों बताया था आप लोगों ने कि ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी है। रोज 2 जहाज आबी गुजरगाह से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। अगर इन जहाजों में तेल आ रहा है सर, तो फिर हुकूमत ने एकदम इतना बड़ा इजाफा क्यों कर दिया? देखिए, वो 20 जहाज पाकिस्तान के जहाज नहीं थे, उसमें से सिर्फ 2 जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि कौन से मुल्क के जहाज थे, क्या बाकी मामला था, लेकिन जाहिर बात कि जब वो उसका फ्लैग और रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान के उसमें हुआ तो वो बताया गया कि पाकिस्तान के 20 जहाज हैं। असल जो जहाज थे वो 2 ही थे और वो पाकिस्तान 2 जहाज ही आए हैं और वो पुराने रेट्स पे ही थे। ये भी नहीं पता कि शिप कब आएगा कब नहीं आएगा। 2 शिप्स आए थे। क्या कहें, तो पाकिस्तान की पहचान बन गए। झूठ बोलो, जोर से झूठ बोलो और फिर उसी झूठ पर पर्दा डालो, फिर अपनी जनता को ये बताओ कि नहीं नहीं हमसे गलती हो गई थी, हमने झूठ बोला था। 20 जहाज की मनोहर कहानी ही थी वो, राहुल जी। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि 20 जहाज किसके थे, मतलब उसमें अमेरिका के जहाज थे, पाकिस्तान के झंडे पे के तले जा रहे थे। तो उन्होंने इसीलिए जो है ईरान ने कहा कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। देखिए, बड़ी साफ बात है, कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता है, तो पे करना पड़ेगा आपको। जहाज अगर आपको मुफ्त में तो दे नहीं देगा, पैसा देना पड़ेगा। और अब पैसा भी जो देना है वो ईरान कह रहा है कि भाई मुझे तो युआन में चाहिए, मुझे तो चाइनीज करेंसी में पैसा चाहिए, आप दोगे तो जहाज ले जाओ। और अब जो है, जो हॉर्मुज की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें अंदर जाने के लिए $2 मिलियन देने हैं और बाहर आने के लिए $2 मिलियन देने हैं। यानी $4 मिलियन अगर आपके पास हैं तो आप अपना तेल से भरा जहाज, और तेल की कीमत भी देनी पड़ेगी, वो भी कोई मुफ्त नहीं देगा, तो वो ले आइए। अगर नहीं है तो फिर पाकिस्तान की जो हालत है वो है। देख लीजिए ना, पाकिस्तान में खाने के लिए है नहीं, तेल कैसे खरीदेगा पाकिस्तान, या कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज निकाल कर लाएगा। खैर, यूएई ने पाकिस्तान के बैंक में जमा अपने $2 अरब मांग लिए हैं। पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। इस बार डेडलाइन भी तय हो गई है कि 17 अप्रैल तक पैसे हर हाल में लौटाने पड़ेंगे। कर्जा लिया है तो पैसा वापस देना होगा। पाकिस्तान के लिए कंगाली में आटा गीला जैसा साबित हो रहा है। अब क्या करे, तो पूरा पाकिस्तान पैतरेबाजी में लग गया है। आसिम मुनीर अपना कामकाज छोड़कर दुबई से सऊदी तक भागदौड़ में लग गए हैं। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम शेट्टी कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से पैसे आने वाले थे लेकिन अब तक नहीं आए हैं, जिससे पाकिस्तान में संकट गहराता जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कहा यह गया था कि हमें कुछ मिडिल ईस्ट से कुछ पैसे मिल जाएंगे, गालबन सऊदी अरेबिया से कुछ पैसे मिलेंगे। पता नहीं मुझे वो पैसे आए हैं या नहीं आए। नहीं आए तो आ जाएंगे। अब अगर देर हो रही है तो उसके साथ तकलीफ तो हमें हो रही है। और अब जो ये खबरें चल रही हैं, यूएई वाले कह रहे हैं कि हमने जो $2 बिलियन आपको दिए हुए, वो भी सूद के ऊपर दिए हुए 6% के ऊपर, वो वापस करें। और इसमें कोशिश पूरी जारी है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि सियासी लोग तो सियासी लोगों के साथ जाके बात करते हैं
और शहबाज शरीफ साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, मगर यहाँ फील्ड मार्शल साहब की भी बहुत सी मेहनत है। वो भी काफी भाग दौड़ कर रहे हैं। वो उस किस्म की डिप्लोमेसी में जो कि आज तक फौज ने नहीं की इन्हीं इश्यूज के ऊपर। सिर्फ ये नहीं कि अमन के लिए, वो ये इस किस्म के जो कमिटमेंट्स हैं उनको भी पूरा करने के लिए और रियायतें लेने के लिए। अब कमिटमेंट शब्द का मतलब भी पाकिस्तान में शायद लोगों को नहीं पता होगा। अब कर्जा लिया है तो कर्जा लौटाना होगा, और उसी में पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं, कुछ है नहीं, कैसे लौटाएंगे? अब करेगा क्या पाकिस्तान, हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान एकदम स्पष्ट है भाई। जैसे भी भगवंत मान जी कह रहे थे ना कि जब कर्जा लौटाएंगे तब ना कर्जे का मतलब होगा, तो पाकिस्तान कहता है कि दूसरे का कहां लौटाए जो आपको लौटाएंगे। वो भेदभाव नहीं करता है। और उसने, शहबाज शरीफ ने तो बहुत साफ साफ एक बार कहा था कि भाई हमें कर्जा अगर दे रहे हो तो ये सोच के दो कि दान टाइप का दिया हुआ है, चंदा दिया हुआ है, ये नहीं कि उसको वापस मांगे। यूएई वो सोचता था कि पाकिस्तान को हम ये इस तरह का कर्ज देंगे तो पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा रहेगा। और ये जो उछल कूद की है ना, ये जो मंकी बैलेंसिंग करने की कोशिश की है, जिसमें वो पहले तो सऊदी और यूएई का झगड़ा था, लेकिन अब ये झगड़ा जो है ये दूसरा है। जिस तरह से ईरान के साथ वो अपना एक जो कहें कि थोड़ा सा मामला दुरुस्त करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, जो ये कोशिश की कि नहीं नहीं हम तो एक थोड़ा ब्रोकर का रोल निभाएंगे, उसने यूएई को और नाराज किया है। यूएई का ये कहना है कि हमारे यहां ईरान हमले कर रहा है और तुम ये कह रहे हो कि हम उनके साथ खड़े होकर पीस डील करवा रहे हैं। तो ये सब भी पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ा है। बाकी मेरा मानना है कि पाकिस्तान बहुत क्लियर है, कर्जा ले लिया है, लौटाएंगे नहीं, जिसको जो करना है कर लो। और अगर लौटाएगा नहीं तो होगा क्या फिर? देखिए, अगर कर्जा कोई नहीं लौटाता तो आगे का कर्जा नहीं मिलेगा, वो तो बिल्कुल साफ है। हाँ। और जो IMF है वो जिस तरह से वो उनसे कर्जा लेता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, उसके कर्जे का क्या होगा? उसको तो कर्जे पे जीना है ना। अगर यूएई का कर्जा वापस नहीं करोगे तो सऊदी और नहीं देगा, अगर सऊदी का कर्जा वापस नहीं करोगे तो जहां पे भी जाओगे वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि पहले ये गारंटी तो दो, कैसे गारंटी कोई सिस्टम बनेगा? तो IMF भी नहीं देगा, वो IMF को भी ये लगेगा कि ये तो वापस करने वाले नहीं है, तो कैसे मिलेगा फिर? वसूली का कोई सिस्टम बनेगा? कोई वसूली का सिस्टम नहीं है। ये कहेंगे भाई हमें कोई जगह ले लो, कोई जमीन ले लो, कोई आगे एडजस्ट कर देंगे। देखिए, अभी तक अमेरिका दुनिया में अपने गल्फ कंट्रीज को अपने परमाणु शक्ति के दम पर बेवकूफ़ बनाता था कि मेरे पास परमाणु शक्ति है। उनको भी लगता था कि भाई जरूरत पड़ने पे एक मुस्लिम देश दूसरी मुस्लिम देश की मदद करेगा, इसलिए सऊदी अरब, यूएई ने पाकिस्तान की मदद करती रही। भारत से जब युद्ध हुआ तो उसकी वो ताकत भारत ने बता दी कि भाई परमाणु युद्ध ताकत होने के बाद भी पाकिस्तान को किस तरह से घर के अंदर घुसकर मारा जा सकता है। और अब जब सऊदी अरब को जरूरत थी, जब ईरान सऊदी अरब की पिटाई कर रहा था, तो सऊदी अरब ने कहा भाई आपसे हमारा पैक्ट है कि हम एक पे हमला दूसरे को हमला मारा जाएगा, आप हमारे साथ लड़ने आओ। वहां पर लड़ने पाकिस्तान नहीं किया। और दुनिया को अब समझ में आएगा, और खासतौर से गल्फ कंट्री से समझ में आ गया है कि पाकिस्तान सिर्फ फुला हुआ गुब्बारा, इसके पास कुछ नहीं है, इसको पैसे देके हम अपने लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। ये ना पैसा देगा, ना जरूरत पड़ने पर इसकी सेना हमारे साथ लड़ने के लिए आने वाली है। तो अब इसके मोहभंग हो चुका है गल्फ की कंट्रीज का, सारी मुस्लिम कंट्री का। और वो अमेरिका पाकिस्तान से कह रहे हैं कि भाई हमारा जो पैसा लिया है वो हमें वापस कर दो। अब डेट पे डेट मांगते जा रहा है कोर्ट के समान, लेकिन 17 तारीख की लास्ट डेट दी है उन्होंने कि 17 तारीख तक दे दो। तो अब ये पता नहीं कहां से एडजस्टमेंट करेंगे, बुरा फंसा है और इसीलिए उसे भारत की याद आ रही है। पूरा इतने इसलिए भी फंसा है कि यूएई का कर्जा है। हाँ। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग यूएई में काम करते हैं, वहां से आता है पैसा जिससे चलता है पाकिस्तान। अब यूएई का कर्जा नहीं दोगे तो वो लात मार के आपके लोगों को बाहर निकाल देगा, और जो पैसा आ रहा है थोड़ा बहुत वो भी नहीं आएगा। चले, बहुत शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जी, राहुल जी और समीर जी आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।